नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। प्राइम एट 4 में आपका स्वागत है और आज आपको दिखाएंगे सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जहां अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया तो वहीं चुन चुनकर विपक्ष पर प्रहार भी किया। और इसके साथ 400 सीटें कैसे जीतेंगे मोदी, वो फॉर्मूला भी आ गया। टक्कर सीधी परिवार से है और सामने कामदार हैं। साथ ही देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला और जमकर गरजे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर चुन चुनकर हमला किया। अब की बार 400 के पार का नारा दिया। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। यह पीएम मोदी की तरफ से कहा गया कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाला है। कश्मीर से धारा 370 को हटाकर इतिहास बनाया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया है। ये दिल्ली में हुंकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। जो काम किए गए हैं उनको रखा गया है जनता के सामने। साथ ही ये भी बताया कि 400 सीट जीतकर आएंगे इस बार। 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। साथियों, कई बार लोग मुझसे कहते हैं मुझे कहते रहते कि अरे मोदी जी, आपने इतना तो सब कुछ कर लिया, जो बड़े बड़े संकल्प आपने लिए वो तो पूरे कर लिए, अब क्यों इतनी भागदौड़ करनी। साथियों, पूरा देश मानता है 10 साल का बेदाग कार्यकाल और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना ये सामान्य उपलब्धि नहीं है। पूरा देश मानता है हमने देश को महाघोटालों और आतंकी हमलों के खौफ से मुक्ति दिलाई है। पूरा देश मानता है हमने गरीब और मिडिल क्लास का जीवन बेहतर करने का प्रयास किया है। और हमारा वायदा है विकसित भारत का। इन लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि ये लोग भारत को विकसित नहीं बना सकते। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही ऐसी पार्टी है, एनडीए ही ऐसा एक गठ है जिसने इसका सपना देखा है। हम मिशन मोड पर भारत को 2047 तक देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, हम भारत को विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है और ये मोदी की गारंटी है। तो देखिए, पीएम मोदी ने तो अपनी गारंटी यहां पर बता दी है, लेकिन इंडी गठबंधन में इस बात पर खलबली है कि आखिर पीएम मोदी 400 सीटें कैसे जीतेंगे। और जब से प्रधानमंत्री ने दावा किया तब से जो विरोधी हैं वो गुणा गणित में लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा हलचल उन पार्टियों पर है जिन पर परिवारवाद के आरोप लगते हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने पहले ही कह दिया है कि टक्कर सीधे परिवार से है और सामने कामदार है। मोदी वर्सेस 24 परिवार। बात ये मुलायम अखिलेश की परिवार की भी है कि इस चुनाव में मोदी लहर को रोकने के लिए जिसकी साख दांव पर लगी हुई है।
भ्रष्टाचार और परिवारवाद गरीब का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद विकास का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। 24 की चुनावी रणभूमि में पीएम मोदी को रोकने के लिए विरोधियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सबसे ज्यादा आफत में वो नेता हैं जिन्हें राजनीतिक विरासत में मिली और जो प्रधानमंत्री मोदी के परिवारवाद वाले आरोपों के सीधे निशाने पर आते हैं। मोदी को हराने का चक्रव्यूह रचने वालों में ऐसे कई सियासी परिवार हैं जिनकी राजनीति ही बीजेपी के विरोध पर टिकी है। इन्हीं परिवारों में एक है सैफई का समाजवादी परिवार। सैफई यानी मुलायम सिंह यादव का गांव। मुलायम अब भले न हो, लेकिन उनके परिवार का सियासी रसूख आज भी बोलता है। अब सैफई परिवार और समाजवादी पार्टी की राजनीतिक विरासत अखिलेश यादव के कंधे पर है और वो चाचा शिवपाल के साथ मिलकर यूपी में मोदी लहर रोकने के लिए जमीन आसमान एक कर रहे हैं। जो आरक्षण की मूल भावना थी उससे भी खिलवाड़ ये सरकार कर रही है। इसीलिए किसी का कोई भगवान हो, हमारा पीडीए भगवान है। जब पूरे उत्तर प्रदेश में राम लहर चल रही तो सैफई परिवार की कोशिश इसके जवाब में नया सनातनी कलेवर धारण करने की है। इसके लिए इटावा में समाजवादी पार्टी का सैफई परिवार केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करा रहा है। सैफई परिवार के सामने इस वक्त पीएम मोदी का विजय रथ रोकने की चुनौती सबसे मुश्किल है। मोदी योगी की रणनीति का काट भी आसान नहीं। देखिए इनकी राह में कितनी चुनौतियां हैं। सत्ता विरोधी लहर की खोज करना, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद हिंदुत्व लहर को बेअसर करना, पीएम मोदी सीएम योगी की लोकप्रियता की काट तलाशना, चुनाव दर चुनाव हार के 2014 से लगातार चले आ रहे सिलसिले को तोड़ना। और इन सब की रणनीति का अगर कोई सबसे बड़ा सेंटर है तो वो है इटावा जिले का सैफई गांव। सैफई के इस सियासी परिवार की ताकत यूपी के कोने कोने में दिखती है, चाहे वो मैनपुरी हो या फिर फिरोजाबाद या फिर बदायूं हो, कन्नौज हो या फिर आजमगढ़। परिवार के सदस्य लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर अलग अलग लोकसभा सीटों पर लड़ चुके हैं। मोदी लहर होने के बावजूद भी परिवार के कई सदस्य चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। चुनाव कहीं का भी हो, लेकिन चुनावी रणनीति यहीं बैठकर बनाई जाती है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे प्रकरण को, जो राम मंदिर के प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, उसको पूरी तरीके से पॉलिटिकल करने का प्रयास किया और किया भी। लेकिन मैं समझता हूं आने वाले समय में इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं हो, क्योंकि हम देख रहे हैं, आप ट्विटर पे देख लीजिए या न्यूज चैनल्स के माध्यम से देख लीजिए, किसान आंदोलन चल रहा है। सैफई परिवार का पूरा फोकस इस बात पर है कि बीजेपी को किसी भी तरह से राम लहर का फायदा न मिलने पाए। इसके लिए पूरा परिवार बीजेपी पर धुआंधार हमले बोल रहा। अखिलेश यादव से लेकर चाचा शिवपाल और राम गोपाल यादव की लाइन लेंथ भी एक जैसी दिखती है। भाजपा तिगड़मबाज पार्टी है। भाजपा दूसरों को धोखा देने वाली पार्टी है। भाजपा से कोई ईमानदारी की उम्मीद मत करना। अगर आप भारतीय जनता पार्टी से ईमानदारी की उम्मीद करते हो तो अपने आप को आप धोखा दे रहे हो। खुद ही अध्यक्ष जी को नहीं निमंत्रण मिला था तो हम लोगों को कहां ले जाते, लेकिन हम अपने नेता विरोधी दल को कहेंगे हम लोगों के लिए अलग से व्यवस्था कराएं, तब जाएंगे। हम जानते हैं कि ऊपर से बम बरसाए जा रहे हैं किसानों के ऊपर, ऐसा कभी देखा सुना नहीं होगा। पीछे देख, सड़क पर कीलें गाड़ी जा रही, लगातार हिंसा होता जा रहा है। किसान आंदोलन भाई शांतमय तरीके से आ रहे हैं, आपको दिल्ली आने नहीं देना चाहते उन्हें, तो फिर हिंसा किसान जिम्मेदार, उसके लिए नहीं प्रशासन जिम्मेदार। पहले समाजवादी परिवार मुलायम की तरफ से तय किए गए चुनावी समीकरण पर ही अपने दांव चला करता था, लेकिन नए दौर में राजनीति की बिसात तेजी से बदल रही। अखिलेश यादव को लगने लगा है कि सिर्फ मुस्लिम यादव वोट बैंक के आधार पर 2024 की वैतरणी को पार करना आसान नहीं। इसलिए सबने मिलकर पीडीए का फॉर्मूला तय किया और पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की तिकड़ी बनाकर 24 में खेला करने की रणनीति तैयार की। ये मुलायम सिंह यादव के दौर से बिल्कुल अलग है।
सैफई का समाजवादी परिवार भले ही मुलायम की विरासत को आगे बढ़ा रहा हो, लेकिन जिस तरह मुलायम बीजेपी की तरफ से किए जाने वाले मुल्ला मुलायम वाले तंज से बेफिक्र दिखा करते थे, अब उसमें बदलाव आया है। अखिलेश से लेकर चाचा शिवपाल और राम गोपाल तक इस बात को लेकर सावधान है कि उनकी पार्टी को बीजेपी का प्रचार तंत्र कहीं एक जाति और जमात विशेष की पार्टी न साबित कर दे। बीजेपी के आक्रामक प्रचार से एसपी में खलबली दिखती है, इसलिए सभी वर्गों को साथ लाने की रणनीति के तहत राज्यसभा के 3 सीटों के टिकट तय किए गए, जिसमें ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग से कोई नहीं था। इस पर चाहे जो भी बवाल मचा हो, लेकिन परिवार ने साफ संदेश दे दिया है कि मोदी से लड़ना है तो सिर्फ रणनीति ही नहीं बदलनी होगी, बल्कि समीकरण भी बदलने होंगे। हालांकि समर्थकों को यकीन है कि जीत एसपी की ही होगी। हम उन सभी नेताओं को कामयाब मान रहे हैं जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लड़ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में सिर्फ अखिलेश यादव ही भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं। जैसे बिहार में तेजस्वी हैं, झारखंड में सोरेन हैं, ममता जी हैं, ये सभी तो बीजेपी से लड़ रहे हैं। श्री अखिलेश जी को के अंदर सारे गुण नेताजी के हैं और ईश्वर ने शक्ति प्रदान करे जिससे वो चुनाव में भारी बहुमत से पीडीओ को जिता के लाएं। आर पार की जंग के बीच अगर कोई दल सुरक्षित सीट की तलाश करने लगे तो माना ये जाता है कि रणनीति कमजोर पड़ने लगी है। भले अखिलेश यादव इसे खुलकर कबूल न करें, लेकिन जब डिम्पल यादव के लिए सबसे सुरक्षित सीट की तलाश की बात आई तो उन्होंने उसी मैनपुरी को चुना जो मुलायम परिवार का गढ़ रही है और जहां से 2022 के उपचुनाव में डिम्पल यादव लोकसभा पहुंची थी। अखिलेश यादव के लिए सैफई परिवार की ताकत कई बार संजीवनी साबित हुई है। जब मैनपुरी उपचुनाव के वक्त डिम्पल यादव को घेरने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी थी, तब परिवार की एकजुटता ने सारे चक्रव्यूह को तोड़ दिया था। इसलिए आज भी अखिलेश यादव को ये सबसे ज्यादा सुरक्षित सीट लगती है। जब समाजवादी पार्टी ने जनवरी के आखिर में लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी की तो 16 घोषित उम्मीदवारों में से 3 नाम सैफई परिवार के ही थे। मैनपुरी से डिम्पल यादव को तो फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से धर्मेंद्र यादव को टिकट देने का ऐलान किया गया। इससे साफ हो जाता है कि परिवार की ताकत पर अखिलेश यादव को कितना भरोसा है, वो भी तब जबकि सीएम योगी और पीएम मोदी सैफई परिवार पर हमले का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। अयोध्या में भगवान राम का विरोध करते थे तो कन्नौज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी विरोध करते हैं। यानी उनको परिवार के बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, अपने परिवार के बाहर सोच ही नहीं सकते। कुछ लोगों की आदत होती है, वोट तो जाति के नाम पे लेते हैं लेकिन काम केवल परिवार के लिए करते हैं। अब इसे मजबूरी कहें या मजबूती, लेकिन अखिलेश को अपने परिवार के सदस्यों में पार्टी का सबसे ताकतवर उम्मीदवार दिखता है। इसकी एक वजह पिछले लोकसभा चुनावों के नतीजे भी हैं। मुलायम सिंह यादव ने वक्त को देखते हुए अपनी रणनीति में हमेशा तब्दीली की। अखिलेश यादव में शायद वो बात नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव एक सोफिस्टिकेशन की पॉलिटिक्स करते थे और अखिलेश यादव ने एग्रेशन की पॉलिटिक्स शुरू की। तो ये बुनियादी फर्क बाप बेटे की राजनीति करने के अंदाज का है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो समाजवादी पार्टी आज हम देखते हैं उसमें परिवार के लोगों की भूमिका धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, कुछ लोग अभी भी जो महत्वपूर्ण थे वो अभी भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन के लोगों को जैसे मुलायम सिंह ने मौका दिया था वैसा मौका आज मुझे मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। अखिलेश यादव से शिवपाल यादव की नाराजगी चाहे जितनी भी रही हो, लेकिन दोनों ने एक दूसरे पर निजी हमले करने से परहेज किया। चाचा भतीजे के तौर पर पारिवारिक संबंध बने रहे और जब दोनों एक साथ सामने आए तो फिर बीजेपी की चुनौती भागी। इस लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश और शिवपाल मिलकर पीएम मोदी को ललकार रहे हैं। कम से कम इस चुनाव में परिवार के बीच दरारों की चर्चा सुर्खियां नहीं बन रही। अखिलेश यादव को भले ही परिवार की तरफ से पूरा समर्थन मिल रहा हो, लेकिन मोदी विरोध की उनकी मुहिम को एक एक कर उनके ही सहयोगी पलीता लगा रहे। जयंत चौधरी तो पहले ही साथ छोड़ गए। राज्यसभा चुनाव की लिस्ट के बाद पल्लवी पटेल ने भी सवाल उठा दिए हैं। अखिलेश पर कथनी और करनी में मेल नहीं रखने के आरोप लगा दिए। जाहिर है समाजवादी परिवार के लिए संकट से बाहर आना आसान नहीं। बीजेपी के आक्रामक अभियान के बाद अब समाजवादी पार्टी के अंदाज में कई बदलाव दिख रहे हैं और जब भी मंथन की जरूरत होती है तो पूरा परिवार इसी सैफई की तरफ देखता है।
जहां जुटकर वो नई ताकत हासिल करता है। लेकिन अब तो सैफई भी बदल चुका है। सैफई में अब पहले जैसे चमक नहीं रही। जब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सत्ता थी तो यहाँ का विकास महानगरों के तर्ज पर हुआ। सैफई महोत्सव के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जब यहाँ पर दिन भर सैफई हवाई पट्टी पर चार्टर्ड विमानों का तांता लगा रहता था। बीजेपी ने कई बार यहाँ पर होने वाले धूम धड़ाकों पर सियासी तंज किया। बदले दौर में अब वो बात नहीं रही, लेकिन जब भी परिवारवाद का मुद्दा उठता है, सैफई का नाम जरूर चर्चा में आता है। हालांकि अखिलेश के समर्थकों की माने तो आज के दौर में समाजवादी पार्टी ही यूपी में अपने दम पर बीजेपी को टक्कर दे सकती है और लोकसभा चुनाव के नतीजे से बदलाव आना तय है। अखिलेश यादव के लिए इस साल का लोकसभा चुनाव सियासी तौर पर करो या मरो जैसा बन गया है। अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया इस बार भी चूक गए तो फिर एसपी की हालत पतली हो सकती है। न सिर्फ राष्ट्रीय राजनीति में अखिलेश की पकड़ कमजोर होगी, बल्कि यूपी की सियासत में भी वो बेदम साबित हो सकते हैं और परिवार में तो होंगे ही। जो उनके वीक लिंक्स थे, जो उनकी कमियां थी, उसको भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी ने पकड़ा। तो स्वाभाविक सी बात है कि नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स समाजवादी पार्टी या मुलायम सिंह के फॉलोअर्स से कहीं ज्यादा हैं और काफी ज्यादा हैं। तो परिणाम उसी दृष्टि से प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलायम सिंह यादव की भी आर पार की जुबानी जंग हुआ करती थी, लेकिन निजी रिश्ते भी उतने ही मधुर थे। लेकिन आज के दौर की चुनावी जंग सिर्फ और सिर्फ तलखी से भरी दिखाई देती है। ऐसे में सैफई परिवार पर बीजेपी की तरफ से निशाना साधने में पहले से ज्यादा तेजी आने वाली है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सैफई आए थे। न्योता मुलायम सिंह यादव ने दिया था। 2018 में जब अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव की शादी थी, तब दादा मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा था। प्रधानमंत्री मोदी और मुलायम की बातचीत खूब चर्चा में रही थी, लेकिन अखिलेश यादव के दौर में निजी संबंधों पर बर्फ जमी दिखती है। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर सैफई परिवार पर तीखा हमला बोलते हैं, जिसका पलटवार अखिलेश यादव करने से नहीं चूकते हैं। मुझे लगता है कि ये चुनौती मोदी की ओर से या भाजपा की ओर से तो जो है वो तो है ही, लेकिन समाजवादी पार्टी को अपने अंदर भी एक ऐसा मजबूत कोर इश्यूज का एक वो निकालना पड़ेगा कि हम अपनी पार्टी को इन चीज़ों पे, इन पॉइंट्स पे आगे ले जाना चाहते हैं, जिसमें हमें लोगों को अपने साथ जोड़ना है। सैफई परिवार को आज के दौर में भले ही अखिलेश और शिवपाल से जोड़कर देखा जाता हो, लेकिन सच तो यह है कि बीजेपी की विचारधारा की यहाँ भी घुसपैठ हो चुकी है। डिंपल यादव और अपर्णा यादव इसी परिवार से हैं। इस लिहाज से मुलायम परिवार का बीजेपी से भी नाता है। मुलायम की सियासी विरासत की दावेदार डिंपल यादव की तरह अपर्णा यादव भी हैं। खबर है कि समाजवादी पार्टी डिंपल यादव को मैनपुरी से टिकट दे रही है और दावा ये भी किया जा रहा है कि इसी तरह बीजेपी में भी अपर्णा यादव का कद बढ़ सकता है। राजनीति के पिच पर कब कौन सी गेंद किसे कितनी बढ़त दिला दे या खेल खराब कर दे, ये कोई नहीं जानता। इसलिए बीजेपी अखिलेश को कमजोर बताते हुए भी सावधान है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर मुस्लिम वोटरों का किसी एक पार्टी की तरफ पहले की तरह ध्रुवीकरण हुआ तो कई सीटों पर मुकाबला आर पार का हो सकता है, पर इससे मिशन 80 फतह करने में दिक्कत होगी। और देखिए, भले ही कश्मीर में इस साल बर्फबारी देर से शुरू हुई, लेकिन जोरदार बर्फबारी से पूरा जो कश्मीर घाटी है वो फ्रीज हो गया है। एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए कश्मीर से। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी कश्मीर घाटी, जहां तक नजरें जाएंगी सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। आसमान से बर्फ की फाहे गिर रही हैं। बर्फबारी का ये नजारा काफी मनमोहक और सुंदर है। स्नोफॉल लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। घर, पहाड़, सड़क और पेड़ पौधे सफेद नजर आ रहे हैं। यहाँ का जर्रा जर्रा बर्फ की चादर से ढक चुका है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की हैं, जहाँ गुरेज और तुलैल में जोरदार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद घाटी स्वर्ग जैसा सुंदर लग रहा है। हालांकि भारी बर्फबारी के चलते श्रीनगर गुरेज रोड ब्लॉक हो गया है। सड़क बंद होने से गुरेज का बाहरी इलाकों से संपर्क कट चुका है। कश्मीर घाटी में तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बदला बदला नजर आ रहा है। गुलमर्ग और सोनमर्ग में बर्फबारी हो रही है।
गांदरबल जिले के बालाटाल सोनमर्ग में बर्फ जमा होने के कारण श्रीनगर लेह राजमार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। बालटाल में इतनी बर्फबारी हुई कि सड़क निर्माण में लगी मशीनें बर्फ में दब गई हैं। हाईवे पर कई फीट तक बर्फ जमा हो गया है। नॉन स्टॉप बर्फबारी से बिजली सप्लाई में दिक्कतें हो रही हैं, तो वहीं भीषण शीतलहर के चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में भारी बर्फबारी और बारिश का ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही एवलांच की भी आशंका जताई जा रही है। और चलिए अब एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ये बड़ी खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। सलीम शेरवानी ने भी अब देखिए इस्तीफा दे दिया है महासचिव पद से। सलीम शेरवानी ने स्वामी प्रसाद के बाद सलीम शेरवानी का भी इस्तीफा हो गया। मुस्लिम को राज्यसभा उम्मीदवार ना बनाने से सलीम शेरवानी नाराज और कहा कि मुस्लिमों की उपेक्षा से परेशान होकर ये इस्तीफा दे रहा हूं। आज की बात नहीं है ये तब हुआ जबकि ये राज्यसभा की मेंबर्स की घोषणा की गई। उस वक्त मेरे दिल आग में बात आई कि भाई जो हम जिस नारे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं उस नारे पे हमारी पार्टी बिल्कुल सीरियस नहीं है। और जिस तरह से राज्यसभा के टिकट दिए गए, मेरा एक दिल में और मेरे साथियों के दिल में ये सोच उठी कि भाई जिस मुद्दे पे आप 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं उसी मुद्दे पे ही से आप हट जाते हैं तो हमारा क्या वजूद है, हम क्यों रहें पार्टी के साथ। इस पार्टी में क्या ऐसी कमी आ गई, क्या आगे विचार? कमी की बात नहीं है, सोच की बात है। आपकी जो सोच है अगर वो बदल जाती है, आप कह कुछ रहे हैं, आपके एक्शंस कुछ और दिखा रहे हैं, तो फिर हमें भी फैसला करना पड़ेगा कि भाई हम क्या करें। और चलिए अब आपको सियासत से जुड़ी कुछ और बड़ी खबर दिखाएंगे। बताएंगे कि आखिर कांग्रेस में क्यों भगदड़ यहां पर मची हुई है। कांग्रेस क्यों इतना कोहराम, उथल पुथल, भगदड़ के हालात कांग्रेस में हो गए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस छोड़ने की अटकलों के बीच कमलनाथ ने अपने दिल्ली आवास पर श्री राम का झंडा लगाया है। हालांकि कमलनाथ ने कांग्रेस छोड़ने से इनकार किया है। कमलनाथ को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। दिग्विजय ने कहा कि कमलनाथ पर ईडी और आईटी का दबाव हो सकता है, लेकिन वो किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। तो वहीं एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी कहा है कि सब भ्रम है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। न तो कमलनाथ न ही सज्जन वर्मा जा रहे हैं। किसान आंदोलन का आज छठा दिन है। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान जुट रहे हैं। शंभू बॉर्डर और पूरा नेशनल हाईवे किसानों से खचाखच भरा हुआ है। जगह जगह खाने पीने और दवाइयों के लंगर लगे हैं। आंदोलन के लिए ट्रैक्टर लेकर आए किसानों ने यहां पूरी बस्ती बसा ली है। किसानों ने मॉडिफाइड ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बेडरूम के साथ साथ रहने खाने का पूरा इंतजाम कर रखा है। तो वहीं 21 फरवरी को 6 सदस्यीय किसान नेताओं का डेलीगेशन प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के लिए पहुंच रहा है। किसान पूरी तरह तैयार हैं। उनका कहना है कि अगर बैठक में बात नहीं बनी तो वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे।